गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, साउंड और वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी से बता दीजिए तो हम आगे बढ़े जल्दी से। ओके, साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना ही क्यों है, पहले ये पता नहीं। ठीक है, एक बार साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से जी। ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके जी, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट आवाज देख लीजिए। चलिए, सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आज हम ये समझेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना ही क्यों है। ये बहुत मेन बात हो जाती है क्योंकि हमें पता बहुत कुछ है लेकिन ऐसे लगता है कि कभी कभी कुछ पता ही नहीं है। हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन जैसे ये मान लीजिए कि आप एक घर के अंदर रूम के अंदर बैठ के हम कहें कि मुझे संसार के बारे में सब कुछ पता है, वही हाल हमारा होता है कि हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट सिर्फ एक पेज के ऊपर फोकस है लेकिन पूरे ऊपर से, जैसे हम मान लीजिए धरती को बाहर से देखें तो तब पता लगे कि धरती कितनी बड़ी है। हमें लगता है कि हम रूम में बैठे बस यही दुनिया है, हमारी यही धरती है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही हमारी जो पढ़ाई है उसके साथ होता है। अब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स इसलिए नहीं हम समझते कि हमें लगता है कि कुछ टॉपिक्स है उसको अगर कर लिया तो अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, तो ऐसा नहीं है। पहली बात समझिए, अगर आपको दुनिया के बारे में समझना है, धरती कैसे चल रही है, धरती के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, आप किस तरह से फोर्स लगा रहे हो, धरती के ऊपर ग्रेविटी किस तरह से असर कर रही है, जब तक ये बातें नहीं समझते आप मानोगे, और तब तक आपको अप्लाइड मैकेनिक्स नहीं समझ आता। अब ये दिक्कत कहां आती है? यही दिक्कत हमारे साथ पूरे इंजीनियरिंग के साथ चलती है क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, या हम सॉरी फोर्स लगाने की बात छोड़िए, पहले हम ये समझें कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं। हमें बस ये पता है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा और जेई बन जाएंगे बस। लेकिन असल में हम अगर देखें तो अगर आपको सही तरह से पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा ब्रॉड फोकस लेके जाना पड़ेगा। पहली बात हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए दुनिया में ब्रिजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, आप कहो कि ब्रिजेस के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, अगर हमें पता लग जाए। अब देखो ये जो ब्रिज खड़ा है यहां पर, ये खड़ा इसलिए है यहां पर क्योंकि भाई साहब ये बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड का क्या मतलब है? या इक्विलिब्रियम में है और बैलेंस्ड है या स्टैटिक है, ये रुका हुआ है यहां पर। अगर फोर्स एक्स्ट्रा हो जाए, कौन सी फोर्स एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ बैलेंसिंग फोर्स जो हम पूरी कर रहे हैं वो नहीं हो सही, तो अभी गिर जाएगा, ये अभी गिर जाएगा। इतनी कैलकुलेशन इसके अंदर बारीक कर रखी है कि जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है। अब मैं कहूं कि सर मैं एक मोबाइल उठाता हूं और हाथ में रख लेता हूं ऐसे, अब मैंने हाथ में रखा है तो आप ये कहेंगे कि सर ये अभी क्या है, अभी इस पॉइंट पे स्टैटिक पोजीशन में है या इक्विलिब्रियम में है,
ये इसलिए इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसका ग्रेविटी जो वेट इसका जो है, ग्रेविटी खींच रही है इसको मोबाइल को नीचे, लेकिन मैं इतना फोर्स इनफ लगा रहा हूं कि उसको बैलेंस कर सकूं। मेरे पास अभी इतना फोर्स है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं 100 किलो का वजन मेरे हाथ के ऊपर रख दूं, कहां मैं संभाल पाऊंगा? तो मैं फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। अब ये बातें जो है, देखो मैं आपको बार बार कहूंगा कि सर ये जो चीज है ये आपने बना दी, ठीक है, लेकिन इसको पहले दिमाग में बनाया जाता है, इसको पहले कागजों में बनाया जाता है, इसके ऊपर फोर्सेस की कैलकुलेशन कागजों पे होती है। अब आपको ये कागजों पे कैसे कैलकुलेशन? तो भाई साहब इसीलिए हमें मैकेनिक्स को पढ़ना पड़ता है, हमें फिजिक्स की बेसिक बातों को समझना पड़ता है। जिन्होंने मेरे फिजिक्स के लेक्चर पूरे देखे हैं ऐप के अंदर, अगर आपने पूरा फिजिक्स का लेक्चर देखे हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूं कि आप बिल्कुल जीरो पे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, ऐसे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक अनपढ़ या एक छोटा बच्चा आ गया मेरे पास और कह रहा है कि सर अपना मैकेनिक्स पढ़ा दीजिए, तो मैं, मेरे भाई अगर आप बोर हो तो आप छोड़ देना, अभी आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर छोड़ देना, क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ाया हुए हैं बातें, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ताकि अगर कुछ कमी रह गई तो उस कमी को मैं पूरा कर सकूं। अब ये बातें जो है वो अगर कागज के ऊपर मैं लिखूं कि फोर्स कौन सी किधर जा रही है, ये वाली फोर्स ऊपर से कौन सी आ रही है, वो बैलेंस कैसे करना है, और ये सब कागज पे जब उतारा जाए इसे और ये सही बैठे तो मजा आ जाए। तो ये जो पढ़ाई होती है वो इंजीनियर्स करते हैं, ये पढ़ाई जो होती है वो इंजीनियर्स करते हैं, और इंजीनियर्स आपको चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब इन बातों को ध्यान से समझेंगे। ये हैंड रेज किसने किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? राज लक्ष्मी, ओके। अगर बेटा बोलना है तभी हैंड रेज करेंगे, नहीं तो आप हैंड रेज नहीं करेंगे। सुनिए बड़े ध्यान से बातों को सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चीजें समझते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं कहूं कहां कहां नहीं फोर्स का इस्तेमाल हो रहा, और क्या दुनिया में कुछ हिलता ही नहीं फोर्स के बिना, इस बात को समझो, इस बात को समझो कि दुनिया में कोई चीज नहीं हिलेगी फोर्स के बिना, तो फोर्स की कैलकुलेशन तो करना इंपॉर्टेंट है। आप ये कहो कि सर ये ट्रेन चल रही है, क्या इसमें फोर्स है? हाँ फोर्स है, तभी तो ये चल रही है। क्या ये फोर्स को ऊपर से जो वेट है उसको बैलेंस कर रही है? ये ब्रिज कर रहा है बैलेंस, तभी तो ट्रेन चल रही है, नहीं तो अभी गिर जाएगी। और ये इंजन जो चल रहा है, इंजन के अंदर फोर्स है? हाँ है, इंजन के अंदर बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस है जिसको हमने बैलेंस कर रखा है, नहीं तो अभी चलती हुई कारों के एक्सीडेंट हो जाएंगे 1 मिनट में। अब कहीं कि बुर्ज खलीफा देखो कितना बड़ा है, 900 मीटर से ज्यादा, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास इस तरफ ऊपर जाना, 1 किलोमीटर बहुत ऊंचा है। इसको बनाने के लिए फोर्सेस की बैलेंसिंग बहुत प्रॉपर तरीके से, इधर से तो जो बैलेंसिंग है हवा कैसे उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, ये भी बैलेंसिंग। यहां पे हम कहें कि आयरन रॉड के ऊपर आप मार रहे हो, थोड़ा मार रहे हो, वहां पे भी फोर्सेस है। तो फोर्सेस कहां नहीं है? अब अगर धरती की बात करें ना, हमारी दिक्कत यही आती है कि हम इसको नहीं समझते कि ये जो इतना बड़ा पत्थर हवा में उड़ रहा है ना, पता नहीं कहां जा रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सन के अराउंड भी घूम रहा है, और पूरी की पूरी सन, हमारा सौर मंडल जो है ये पूरा का पूरा घूम रहा है, पूरा का पूरा गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हम अनपढ़ हैं, ये 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री करने से कोई आप पढ़ाई से नॉलेज नहीं मिलती इतनी, हम अनपढ़ हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहां बैठे हैं, हमें ये नहीं पता। अब ये जो बातें हैं, धरती की बातें करें, और ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये दोनों आपस में रिलेशन रखती हैं। आपको लगता है कि आप इस तरह से इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो, आप इस तरह से जंप कर रहे हो, आप इस तरह से क्रिकेट मैच खेल रहे हो, यहां पे एक मान लीजिए टेबल रखा है, उसके ऊपर बुक्स रखी हैं और ये बैलेंसिंग है, ये हमें दिखता ही नहीं प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें भाई साहब रीजन ये है कि धरती इस तरह से पकड़े हुए चीजों को,
हमें लगता है कि बुक कहां फोर्स, बुक लगा रही है फोर्स टेबल के ऊपर। मैं आपके सामने, अगर आप टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आपने बुक रखी है, आपको लगता है कि आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टेबल भी फोर्स लगा रहा है। अब अगर बात करूं मैं फोर्स की बैलेंसिंग की, तो टेबल जो है वो किस तरह से फोर्स लगाएगा और ये किस तरह से बुक्स, देखिए ग्रेविटी खींचेगी इसको अंदर की ओर इस तरह से। एक ये जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि चीजें इस तरफ आ रही हैं ना कि इस तरफ जा रही हैं, आधी जिंदगी वहीं संवर जाती है आपकी। और दूसरा ये है कि टेबल जो है वो टेबल इस तरफ फोर्स लगा रहा है, टेबल इस तरफ फोर्स लगा रहा है, टेबल के पास इनफ फोर्स है ताकि ये टूटे ना। अगर मैं इस लकड़ी की जगह पे एक सनमाइका समझते हैं आप, पतली सी, या मान लीजिए एक मैं पेपर ले लेता हूं, इसे रख देता हूं ऊपर, मैं बुक रखूं, कहां टिकेगा? वो नहीं टिकेगा। तो ये जो फोर्स की बैलेंसिंग है, इसको समझने के लिए हमने अप्लाइड मैकेनिक्स को समझना है। ऐसे अगर दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप ये मानिए कि आपकी आधी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि चीजें इस तरफ है। हमें ये लगता है कि हम सीधा खड़े हैं, हमें ये लगता है कि हम सीधा इस तरह से खड़े हैं, तो आप गलत फहमी में हो, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। तो ये जब ऐसे दिखेगा आपको, कार भी ऐसे दिखेगी चलती हुई, कार भी ऐसे चला रहे हो, बाइक भी ऐसे चला रहे हो और छिपकली की तरह चल रहे हो, तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। अब अगर कहूं कि ये टेबल जो है वो टेबल फोर्स लगा नहीं रहा, अगर मैं देखूं मुझे दिख नहीं रहा टेबल फोर्स लगा, तो भाई साहब इस तरफ देखिए, ये चेयर फोर्स लगा रही है कि नहीं? इस भाई साहब ने वीडियो, फोटो क्लियर है क्या? फोटो क्लियर है, देखो। हाँ, इस भाई साहब का हाल, ये इसने टेबल चेयर का हाल क्या किया होगा? चेयर के पास इनफ फोर्स होगी तभी ये इसको उठा रहा है, लेकिन ये बंदा ऐसे नहीं बैठा, ये बैठा है इस तरह। जब आपको इस तरह से दिख गया चीज कि भाई साहब ये वेट इधर आ रहा है और कुर्सी चेयर इधर फोर्स लगा रही है, तब बैलेंसिंग हो रही है, और इसी को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम। ये वेट इस तरफ और चेयर जो है ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, और इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से है। और इनको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है, तभी ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। और इसी को जब कोई चीज रुक जाती है और फोर्सेस की बैलेंसिंग हो जाती है, इसको हम स्टैटिक बोल देते हैं कि ये रुकी हुई पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में है। और ये खास बात, मैं बहुत हैरान होता हूं जब हमें धीरे धीरे बातें समझ आती हैं कि इस तरह से चिपक कर धरती पूरा गोल घूम रही है और हमें लेकर पता नहीं कहां जा रही है, हमें लेकर पता नहीं कहां जा रही है। और हमारी अकड़ जो है वो आसमान पर चढ़ी हुई है। मेरे जैसा तो बंदा ही नहीं है दुनिया में, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, कुछ नहीं है मेरे भाई। ये तो मैं दिखा दिया, यहाँ से तो बंदे दिखते भी नहीं है, इतने छोटे छोटे बिंदी के ना, एक छोटे मान लीजिए एक मैं लगा दूं डॉट, इतने भी नहीं है हम। तो ये इस तरह से गोल घूमती है, और स्टैटिक पोजीशन में इस तरह से इक्विलिब्रियम में हम समझ सकते हैं। अब हमें ना ये लगता है कि फोर्सेस तो ऐसी ही, मैं क्योंकि दिक्कत क्या है, हम दूसरे प्लेनेट पे थोड़ा ना कभी गए हैं। हमें तो ये लगता है कि मैं ऐसे धक्का लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं ट्रक खड़ा है, आपको फोर्स लगाना, तो आपको पहले से ही आ जाएगा अंदर से कि मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूं यार इधर आना, हाँ जी बोलिए सर। साइकिल को धक्का लगाना, ठीक है सर साइकिल को लगा देंगे, क्या होगा? आपके दिमाग में पहले ही हाथों को पता लग गया कि कितना फोर्स लगाना है। इसके अंदर इतनी कैलकुलेशन हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको पहले से पता लग गया कि कितना फोर्स लगाऊं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 किलो की चीनी है, 2 किलो, बस 2 किलो चीनी है, और मैं कहूं कि कोई बड़ा भारी तकड़ा बंदा लेकर आओ 2 किलो की चीनी उठानी, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं पतला सा एक बंदा भेज देता हूँ, छोटू सा भेज देता हूँ, 2 किलो छोटा बच्चा भी उठा लेगा, क्या बातें कर रहे हो? आपको पता ही नहीं कि ये फोर्स 2 किलो जो है, तो उसके अंदर न्यूटन कितना बल है, हम कितना लगा रहे हैं। इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है सारी। अब अगर अलग ग्रह पर चले जाओ तब हमें पता लगे वहां पे अलग ही चल रहा है सिस्टम, वहां पे फोर्स के सिस्टम ही अलग चल रहे हैं,
वहां पे हम कितना फोर्स लगाएंगे, हमारा दिमाग धीरे धीरे समझेगा कि नहीं नहीं यहाँ इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मून पे आप चले गए और वहां पे जाके इतना बड़ा 60 किलो 80 किलो की चीज आप ऐसे उठा रहे हो, आप उठा के ऐसे फेंक रहे हो, वहां पे ये चीज है। तो अगर आप इन चीजों को समझो तब, अब अगर फोर्सेस को समझ जाओ तो जहाज पे कैसी कैसी फोर्स लग रही है, कार के ऊपर फोर्स कैसी लग रही है, इन सारी बातों को आप समझ सकते हो। कैसे धरती खींच रही है, धरती खींचना जिस दिन समझ आ गया लल्लू प्रसाद, उसी दिन आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी चीज ऐसे नहीं पड़ी, हमारी चीज ऐसे पड़ी है, और किस तरह से ग्रेविटी उसको अंदर की ओर पुल करके बैठी है। और मैं हैरान होता हूं कि किस चीज को पुल नहीं किया धरती ने। पानी, मिट्टी, हवा, हम, ये चीजें जितनी पड़ी हैं सब कुछ को पुल करके अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। और आप अगर जंप करने की कोशिश भी करो वापस आ जाते हो। ग्रेविटी खींच के बैठी है और हमें कहता है, हमें लगता है कि कौन खींच रहा है हमें कौन, हम तो सीधे खड़े हैं। सीधे ऐसे नहीं खड़े हो, आप इस तरह से चिपक के खड़े हो और आपको ये चीजें एहसास नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप इन चीजों को मैं आपको दिखाता हूं, और इवन ये बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इवन देखो, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो हम इवन धरती को उखाड़ कर, मिट्टी को उखाड़ कर बीच में उसके नींव डालते हैं। अरे मेरे बच्चे बोल, बीच में तंग मत करो, मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है? हैंड रेज बंद कर रहा हूं, मैसेज कर दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी बोलिए। चलिए मैं बंद कर रहा हूं इस साउंड को, बीच में डिस्टरबेंस काफी आती है। चलिए अब देखिए, आप मैसेज कर देना अगर आपको लगे कि कोई इशू है, तो आप मैसेज करना, मैं आपकी बात सुन लूंगा। देखिए, धरती को आप उखाड़ कर बीच में से आप उसकी नींव में डाल देते हो सरिया या इस तरह से, फिर क्यों? धरती उसको अपने साथ जकड़ ले और अपने साथ घुमाए। हम नहीं जकड़े हुए, हम उछल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम धरती के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन नहीं पता। हम इसको फिक्स कर देते हैं कि ले मेरे भाई फिक्स कर दिया, अब धरती के साथ आप फिक्स हो, धरती के साथ घूमोगे, आप इधर उधर नहीं जाओगे। धरती के साथ घूमोगे, आप इधर उधर नहीं जाओगे। अब ये प्रॉब्लम कहां आती है? हमें तो न्यूटन के लॉ पढ़ाए गए, और दिक्कत यह है कि फोटो हमें इस तरह से दिखाई जाती है। हमें साइंस के अंदर, बुक्स के अंदर फोटो जो है वो इस तरह से दिखाई जाती है, लेकिन ये फोटो एक्चुअल में इस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे गिरता हुआ एप्पल हमें हैरान नहीं करेगा कभी भी कि भाई नीचे ही आएगा और कहां जाएगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि भाई साहब ये ऐसे बैठा है, तब हमें पता लगता है कि भाई साहब ये नीचे नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। इसलिए ग्रेविटी का मजा आता है। इसलिए ग्रेविटी का मजा आता है कि ग्रेविटी किस तरह से हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लॉक हो, इस तरह से कोई बॉक्स पड़ा है, मैं ऐसे कोई बॉक्स बना देता हूं कि भाई साहब ये बॉक्स है, अब हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां से खींचा जा रहा है धरती की ओर। और अगर इसके अगेंस्ट फोर्स यहां पे लगा दें, उल्टा फोर्स लगा दें और इसको यहां से पकड़ लें, तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। जब हमें इस तरह से दिखने लग जाए, अगेन कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप में से कुछ बच्चे अगर बोर हो गए तो मुझे अजीब माफ करना, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेसिक बातों को। बेसिक बातों को कोई नहीं क्लियर कर पाता, तो हमें बातों को समझना है, हमें इन बातों को समझना है। अब अगर ग्रेविटी ना हो, एक बार आप जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग वाला वीडियो देखो यूट्यूब, आपको आधी बात तो वहीं समझ आ जाएंगे। जीरो ग्रेविटी पे क्या हाल होता है, जीरो ग्रेविटी पे क्या हाल होता है कि हमें धरती खींचती नहीं और हम हवा में उड़ रहे हैं। कोई चीज हमें खींचती नहीं, हम हवा में उड़ रहे हैं, और इस तरह से इवन पानी की बूंद भी हवा में उड़नी स्टार्ट हो जाती है। ग्रेविटी हमें इस तरह से पुल करती रहती है। और अगर आप घर बनाते हो, आप कहीं इस तरह से कैंटिलीवर बना दिया और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये सब फोर्सेस वगैरह सब कैलकुलेशन समझ आने लग जाती है अप्लाइड मैकेनिक्स में कि ये कैलकुलेशन करनी कैसे है, ताकि चीज गिरे ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि इंसान बच सके, ताकि इंसान के सेफ्टी हो सके। ये सब काम के लिए हम अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज करते हैं।
फोर्सेस की बैलेंसिंग के लिए, मोमेंट की बैलेंसिंग के लिए, ताकि हमारी चीज जो है वो प्रॉपर चले, चाहे चल रही है तो सीधी चलती रहे, ऐसे टूट ना जाए बीच में, और अगर हम कहीं रुके भी हैं, फोर्स है, स्टैटिक फोर्स है, फिर भी वो उसको बैलेंसिंग करके रखें। ये होता है अप्लाइंग मैकेनिक्स। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी। तो क्यों करना है? इसलिए करना है अप्लाइंग मैकेनिक्स, ताकि हम बैलेंसिंग कर सके चीजों को और इंसान को सेफ रख सके। ये बात, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब देखो, अब मैं आगे चलता हूं और चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इवन ना फोर्सेस की बात कर रहे हैं, फोर्सेस तो भाई साहब दुनिया में इतनी लग रही हैं और कैसे कैसे बैलेंसिंग हो रही है, आप हैरान हो जाओगे। आप दो भाइयों के बीच लड़ाई होगी चेयर के बीच, तो आप भी देखो, ये भी फोर्स की बैलेंसिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ये इधर खींच रहा है, ये भाई साहब इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, और ये अगर बैलेंस है तो काम ठीक है। और मेन चीज ये है कि भाई साहब हम इसको, अगर पिक्चर ना हो यहां पर, अगर हमारे पास यहां पे पिक्चर ना हो और सिर्फ तीर बनाकर पेंसिल और स्केल की मदद से हम अगर बैलेंसिंग करना सीख जाएं तो मजा आ जाए। तो इसीलिए अप्लाइड मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अगर मैं कहूं कि मेरा 1 न्यूटन का बल 1 सेंटीमीटर का है, अगर ऐसे कह दूं, तो मेरे पास यहां पे अगर 6 सेंटीमीटर की लाइन है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 6 न्यूटन का बल है। 6 न्यूटन का बल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी उतना ही फोर्स लगाऊंगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर की अगर लाइन लगा दूं, 6 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हम इसी तरह से आपको दिखा सकते हैं कि सर देखो बैलेंसिंग हो गई, कोई फोर्स लगा नहीं है, पहले ही हमने बता दिया। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स आपको सिर्फ यही नहीं रोकता है, हमें यह भी बता देता है कि भाई साहब अगर यहां फोर्स लग रही है, एक बंदा यहां से खींच रहा है, एक बंदा यहां से खींच रहा है, तो बताओ इधर कितना फोर्स लगे ताकि ये बैलेंस हो सके। ये भी बताया जा सकता है। किसकी मदद से? सिर्फ लाइन, सिर्फ स्केल की मदद से, पेंसिल की मदद से आप लाइनें खींच खींच के बता सकते हो, भाई साहब यहां पे इतना फोर्स लगाना, बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक चेयर है हमारे पास, या कोई भी चीज है, मान लीजिए इस तरह से कोई चीज है, और इसको आप खींचते हो, लड़ाई होगी 3 भाइयों के बीच, 3 भाई कहते हैं भाइयों ने लड़ाई करनी होती है, और क्या करना होता है, एक कहता मैं मुझे दे दे भाई, दूसरा कहता मुझे दे दे, तीसरा कहता नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो ये बैलेंसिंग करना, कई बार होता है ऐसा सिचुएशन, बहुत आता है भाइयों के बीच, तो एक चीज को 3 लोगों ने पकड़ लिया, खींच लिया, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बैलेंसिंग हो रखी होती है। लेकिन कागजों के ऊपर बनाना कि भाई ये कितनी लेंथ होगी, ये कितना फोर्स होगा, ये कितना, किस एंगल पर फोर्स लगेगा, ताकि बैलेंसिंग हो सके, बैलेंसिंग हो सके। यही अगर आप कहना चाहते हो कि नहीं सर मुझे इसका नहीं पता लग रहा, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक झूमर है, आप झूमर समझते हैं, जो हम इस तरह से ये लगा देता हूं, मान लीजिए वो घर होटल्स में टंगा होता है बड़ा सा, आप रस्सी एक पकड़ इधर पकड़ो, एक रस्सी इधर पकड़ो, कैसे फोर्स लग रही है, यहां से मतलब नीचे से फोर्स लग रही है, हम ऊपर से खींच रहे हैं उसको पकड़ के कि भाई साहब ये रुक जा, हमें ये बैलेंसिंग करनी है। इसलिए भी अप्लाइड मैकेनिक्स हमें यहाँ पे यूज हो सकती है, हर जगह पर यूज हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं थ्योरी की तरफ, और थ्योरी समझ लेंगे कि ये क्या होता क्या है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है। आई होप आप बोर ना हुए हो, बहुत ही टेंशन रहती है, आप सामने होते ना यार मजा ही लगता। आप अगर मुझे 40-50 बच्चे भी मेरे सामने होते और उनके फेस देखता ना, मजा लग जाता, आया समझ, आगे यस सर, आहा मजा आता, आप डाउट पूछते और मजा आता। चलिए कोई बात नहीं चलिए देखते हैं। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन आते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स हम कहेंगे किसे, और इसकी इंट्रोडक्शन। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स मे बी डिफाइंड एज अ साइंस, साइंस है क्या, विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। कहता है कि हम डील करेंगे ऐसी बॉडीज के साथ जो चाहे रेस्ट में हो, चाहे वो चल रही हो, लेकिन फोर्स लग रहा हो उसके ऊपर। मेरे भाई सच में आप हैरान हो जाओगे,
दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो फोर्स के अंडर नहीं है। आप पंखे को देखो, पंखा खींच रही है ग्रेविटी, ऊपर से वो डंडी खींच रही है। आप बल्ब को देखो, बल्ब भी इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि वो फोर्स की बैलेंसिंग करके बैठा। आप टेबल को देखो, आप चेयर को देखो, आप अपने पेन को देखो, आप अपने हैंड को देखो, आप अपने सिर को देखो। सिर इसलिए टिका हुआ है भाई साहब, ये गर्दन ने बैलेंसिंग की हुई है। अगर आपकी ये रीढ़ की हड्डी यहां से कईयों की, मान लीजिए आपकी नहीं मेरे बच्चे, सॉरी, किसी का कुछ हो गया और यहां से कुछ दिक्कत आ गई, लोगों की गर्दन ऐसे लटक जाती है वहीं पे। फोर्स की बैलेंसिंग यहां नहीं हो रही। फोर्स की बैलेंसिंग कहां नहीं हो रही? दांतों को हमारे जो गम्स है, जबाड़े हैं, उन्होंने पकड़ रखा है नीचे से, और उसने पकड़ रखा है इसीलिए वो रुके हुए हैं। अगर आपके ये मसूड़े वो ढीले पड़ जाए, दांत बाहर आ जाएगा। कहां कहां नहीं देखोगे। जवानी में आप देखोगे, मेरे जैसे जो कॉलेज में होते थे, यहाँ कभी झुर्रियां नहीं पड़ी थी, यहाँ कभी झुर्रियां नहीं, ये पूरा फेस खींचा हुआ था इस तरह से आराम से। क्यों? पता नहीं किसने इस तरह से खींचा हुआ था। ठीक है, अब ढीला पड़ने लग गया यहाँ पे, और बुजुर्ग होते होते मेरे यहाँ पे झुर्रियां आ जाएंगी। क्यों? कोई फोर्स जो है वो अनबैलेंस हो गई और धीरे धीरे उसने छोड़ दिया। आंखें रुकी हुई है क्योंकि मैंने रोका हुआ है और अंदर से फोर्स है, अगर नहीं तो गई। आप पलके ये देखा, और पागल पागल हो जाओगे मेरे साथ साथ अगर इस तरह से सोचना शुरू कर दिया। हमारी दिक्कत यही आती है कि हम पढ़ाई को बुक्स के अंदर ही देखते हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं, दिखता ही नहीं हमें। आज के बाद आप जब भी फोर्स लगाओ, चाहे आप स्विच ऑफ करो, चाहे आप पेज साइड करो, आप ये देखना कि कहां फोर्स लगा रहा हूं और कितनी लगा रहा हूं। आप चेयर को धक्का दो, आप टेबल को धक्का दो, आप कोई चीज, पानी का गिलास उठाओ, आप एक पानी की बाल्टी उठाओ, सब कुछ उठाते हुए फोर्स को देखना, कहां पे कितनी फोर्स लग रही है। तब आपको चीजें समझ आएंगी, तब आपको समझ आएगा कि मैकेनिक्स क्या है। साइंस है जो डील करती है, चाहे स्टेट रेस्ट में हो कोई चीज या मोशन में हो बॉडी, लेकिन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स हो। द टर्म मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय न्यूटन भाई साहब। न्यूटन भाई साहब ने इसको बताया था, इन्होंने बताया था। और कई बार आप पढ़ते हो, आपने हमेशा इन बातों के बारे में समझा होगा कि हम लिखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये नाम ही गलत लगता है मुझे तो। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे लिख देते हैं, लॉ ऑफ मोशन। ये एक्चुअली क्या होना चाहिए इसका नाम? इसका नाम होना चाहिए नेचर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्ड बाय या डिस्कवर्ड बाय, या जो भी आप कह लें, एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। भाई साहब, न्यूटन की इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है, कि न्यूटन खूब बनाए इस लॉ को। उसने इस लॉ को बनाया नहीं है, सिर्फ समझा है, सिर्फ समझा है। न्यूटन ने बनाया नहीं है। अगर आप कहो कि न्यूटन ने इसको बनाया है, इस बनाना, मैं समझ रहा हूं, मैं बात को आपको समझाता हूं। दो चीजें होती है, मैं एक चीज को ये कह रहा हूं कि मैंने ये कानून बनाया, और एक मैं कह रहा हूं इस कानून को मैंने समझाया। समझ गए बात? समझे? न्यूटन के आने से करोड़ों साल पहले धरती चल रही थी और अच्छी भली चल रही थी, कुछ नहीं था, कोई दंगे फसाद कम थे, चलो वो तो जंग वगैरह होती रहती थी, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं था कि दिल्ली जैसे शहर में सांस ही ना आए। सांस आती थी पहले, ये है। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी वस्तु, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसे कोई चलाता नहीं, और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उसके कोई रोकता नहीं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हम क्या समझा? न्यूटन ने समझाया हमें कि अगर कानून ये है धरती नहीं, यूनिवर्स का लॉ है ये। इफ a body is
in rest, it will be at rest unless and until an external force is applied on it. ठीक है, applied on it. वो चीज वहीं रुकी रहेगी जब तक उसे कोई रोक चलाता नहीं, वो चीज रेस्ट में ही रहेगी. अगर कोई चीज चल रही है वो चलती ही रहेगी जब तक उसे कोई रोकता नहीं. अब इन बातों को अगर एक्सप्लेन करना चाहूं हल्का सा, फिर भी जिन्होंने फिजिक्स देखी हुई है मेरी वीडियोस उसको तो बहुत ही आसान लगेगा, नहीं भी देखी तो आज आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. तो मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर ये कोई चीज पड़ी है और ये रुकी हुई है, ये नहीं चलेगी जब तक उसको कोई चलाता नहीं, तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं लगती, हमें तो ये लगता है. और कोई चीज बाहर से फोर्स लगाई जाए तभी चलेगी, ये बेजान चीज है. बेजान चीज का मतलब है कि इसके अंदर से फोर्स नहीं उठता, इसके अंदर से कोई चीज फोर्स नहीं लगा पाती, इसीलिए ये चलता नहीं. हम अगर मैं बैठा हूं, ये देखो, मैं अगर कहूं कि मैं रेस्ट पोजीशन में हूं, मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक कोई मुझे चलाता नहीं. अरे कोई मुझे चलाता नहीं, लेकिन मैं अपने आप चल पड़ता हूं, उठ के और चल पड़ता हूं. क्यों? क्योंकि मेरे इंटरनल भी फोर्सेस हैं. मैं एक जीवित हूं इसलिए मेरे अंदर से फोर्सेस आ रही हैं, लेकिन मैं जब तक फोर्स धरती पर नहीं लगाता और धरती मेरे पे फोर्स नहीं लगाती तब तक मैं नहीं चल पाऊंगा. इसलिए हम चल फिर सकते हैं क्योंकि भाई साहब हम धरती पर फोर्स लगाते हैं, धरती हमारे पे फोर्स लगाती है. और अगर कोई चीज चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उसको रोकता नहीं. अगर हम किसी चीज को, बॉल को अगर फेंकते हैं और बॉल थोड़ी देर जाकर रुक जाती है, आपका तो ये रुक तो गई, तो हवा ने रोका है, या उसको धरती की रेजिस्टेंस ने रोका है, या उसको फ्रिक्शन ने रोका है, या धरती की ग्रेविटी ने रोका है, किसी ना किसी चीज ने उसको रोका है, इसलिए रुकी है. अगर आपने फोर्स लगाया स्पेस के अंदर और एक बार किक करना है चीज को, वो सारी जिंदगी जब तक वो चलती रहेगी वो चलती रहेगी बस. अब मुझे नहीं पता धरती को किसने इस स्पीड पे घुमा के छोड़ दिया कि 24 घंटे का एक दिन हो, इससे ज्यादा ना हो. किस तरह से उसको उतनी ही स्पीड पे घुमा के छोड़ा हुआ है, जैसे हम हाथ से नहीं घुमा के छोड़ देते, घूमती रहती है चक्री सी, वो तो उस तरह से धरती को चला के छोड़ दिया, वो चल रही है. अगर स्पीड कम होगी तो अभी हम खत्म हो जाएगा, अगर स्पीड बढ़ गई तो भी हम खत्म हो जाएंगे. चलिए ये बातें अब आगे चलते हैं. तो हमारे पास आ गया फर्स्ट लॉ कि अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कुछ चलती है तो चलती रहेगी जब तक कोई उसे रोकता नहीं. अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ में हम ये समझते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो है कितना. जैसे मैं आपको कहूं कि सर बच्चों इधर आओ, हाँ जी आए बेटा, ये चीज जो है उठाओ, और उठा लिया आपने. मैं कहूँ ये बताओ आपने फोर्स कितना लगाया इसको उठाने के लिए, बस बढ़ गई बैंड. आप यही नहीं बता सकते कि आपने कितना फोर्स लगाया, लेकिन आपका दिमाग कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट फोर्स लगा के उसको उठा लेता है. दिमाग है आपका, दिमाग कैलकुलेशन करके बैठा है कि इसको उठाने के लिए इतना फोर्स चाहिए. अगर एक बहुत भारी भरकम कोई चेयर है, मैं कहूँ कि उठाओ उसे, आप पहले ही आओगे सोच के कि इसको ज्यादा फोर्स लगेगा, और उठाया और ये लेके चले गए. आपके दिमाग ने कैलकुलेशन कर ली. लेकिन अगर मुझे रोबोट बनाना है और रोबोट को बताना है, क्योंकि रोबोट इंटरनल अंदर से सोचता नहीं है, मैं कहता हूं रोबोट को कितना फोर्स लगा के, या मशीन कह लो, एक जेसीबी मशीन कह लो, कोई मशीन कह लो कि अपने आप चल रही है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कितना न्यूटन फोर्स लगा ताकि ये उठ जाए, तब हमें बताना पड़ेगा. तो इसकी कैलकुलेशन के लिए इन्होंने फॉर्मूला दे दिया F = m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन. कितना मास है और कितनी एक्सेलरेशन वो पैदा कर रहा है, ताकि हम बता सकें कितने न्यूटन फोर्स लगाएगा इसके ऊपर. हम सारा दिन फोर्स के बिना तो काम ही नहीं है मेरे भाई.
चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। मैंने हाथ ऐसे किया, फोर्स लगाया है तभी हाथ हिला है, नहीं तो नहीं हिलेगा। पेन पकड़ा हुआ है, फोर्स लगाया हुआ तभी। मैं हिला रहा हूं तभी फोर्स लगा रहा हूं, तभी मेरी चीज हिल रही है, नहीं तो हिलेगी भी नहीं। तो हमारे पास इन्होंने सेकंड लॉ में ये बता दिया और थर्ड लॉ में ये बता दिया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा। इसको तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई साहब अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा, ऐसी नहीं बातें करनी, ये बातें नहीं। एक्शन रिएक्शन की होता है सब कुछ, लेकिन हम फोर्स के रिगार्डिंग बात करें। मैं अगर कहता हूं कि मैंने थप्पड़ मारा इस तरह से, ये गुस्सा लगता है कि थप्पड़ मारा, लेकिन हाथ फोर्स लगा रहा है इस पे, ये फोर्स लगा रहा है इस पे। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सॉफ्ट है, और हमारी सॉफ्ट होने के कारण हमारी बॉडी जो सॉफ्ट है और हम अंदर से फील कर पा रहे हैं इस दर्द को, इसलिए हम इसको थप्पड़ बोल रहे हैं, ये थप्पड़ है। लेकिन इसी को मैं दीवार पे या किसी टेबल पे मारूं तो मुझे एक्चुअल में उल्टा लगता है, ये थप्पड़ नहीं था, यहां पे उल्टा मेरे लग गई। उसने मेरे मारा, मैंने इसके मारा या इसने मेरे मारा। मैंने ऐसे मारा तो मुझे लग रहा है इसने मुझे मारा, ऐसे कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है उसने मुझे मारा। तो इसीलिए एक्शन और रिएक्शन होता है। आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे, वो चीज उसके दूसरी साइड से अपोजिट फोर्स लगेगा ही लगेगा। आप चाहे बैठो, चाहे उठो, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे नाचो, चाहे खेलो, चाहे रो, जो भी करोगे उसमें एक्शन और रिएक्शन होगा ही होगा। नहीं तो नहीं। आप रोते भी हो तो यहां से आंसू जो बहेंगे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये इधर आ रहे हैं आंसू, लेकिन उसके आपके पानी, आंसू का जो पानी है और हमारी स्किन की फ्रिक्शन आपस में ऑपोजिट फोर्स लगा के उसको धीरे धीरे आने देती है। नहीं तो अगर यहां पर आप चिकने हो पूरे, यहां से ऐसे आंसू जो है नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आता है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन होता है। बात समझ आई? कुछ बच्चों को मेरी बातें जो है अगर आपको समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर सर ये बातें हमारे काम की नहीं है तो आप भूल जाइए, ऐसी बातें जो मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो कुछ नहीं समझ आता। चल रहा है सब कुछ, समझ आ रहा है कुछ भी नहीं, सब फॉर्मूले वगैरह सब कुछ चल रहा होता है। चलिए फॉर्मूलेज करेंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले ये समझ ले। और अगर जब ये सारा कुछ समझ आ रहा है ना, जब कि धरती क्या चल रही है, क्या हो रहा है, मजा आता है उसके बाद जीने का अपना ही अलग ही ढंग हो जाता है। और मेरे जैसा इंसान आप बहुत ही कम पाओगे इस तरह से। क्यों पता नहीं कैसे, मुझे ये लगता है कि हंसो यार, जिंदगी पता ही नहीं लग रहा कहां जा रही है। और एक पेज मिला है आज का एक जिंदगी का पेज मिला है, अभी आप जो लिख दोगे वो फट जाएगा, उसके बाद वो पेज गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आज का जो आपको पेज मिला है इसको अच्छे से जीना और इसको अच्छे से लिखना, उस पेज पे जो भी लिखोगे। अब आ जाइए, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रेट इन्वेंशन जो धरती पे हुई है वो भाई साहब इसकी हुई है, व्हील की, और इसी ने जान निकाल रखी है। अच्छे भले बैठे थे, पता नहीं क्या किसको पता नहीं क्या पंगा पड़ा, ये धरती पे कोई अपना टापू पे यहां पे बैठा था, कोई यहां बैठा था, कोई यहां बैठा था, उसमें भी अपने एक गांव में चुपचाप बैठे थे। ये लग गए पहिए उनको, और क्या पहिए लगे, पागल हो गए। नहीं थे जब तक पहिए तो बैठे भाई, पास के पड़ोस में से जो बन रहा है उग रहा है उसको उगाओ, खाओ, सो जाओ, उगाओ, खाओ, सो जाओ, बस। और यहां भाग रहे पागलों की तरह, मुझे दिल्ली जॉब लगना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया वाला कह रहा है मुझे वहां जाना है, वो वाला कह रहा है वहां जाना है, पागलों की दौड़ दौड़ रहे हैं।
शांति है ही नहीं। इसने मारा है सबसे ज्यादा। इन्वेंशन बहुत जबरदस्त, लेकिन इसने चला दी दुनिया और उसके बाद दुनिया आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो न्यूटन भाई साहब के एक बार सलाम कर लीजिए इनको, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और बातें अब हम समझेंगे जो हमें समझना है इसके बारे में, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आप इसमें अप्लाइड मतलब जो अप्लाई कर रहे हो उसलिए मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह देते हैं। इज आल्सो कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स व्हिच इज स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के जो भी लॉ होंगे, लॉ ना, एक तो हमें ऐसा लगता है कि लॉ जो होते हैं ये पढ़ने के लिए है और दुनिया में है नहीं। जब हमें ये पता लगता है कि लॉ जो है वो ये धरती पर थे, हमने समझे। और कानून, और ये जबरदस्त चीज एक, देखो मैं कहता हूं कि इंसान ने कानून बना रखे हैं, क्या? ट्रैफिक के नियम। भाई कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा। मान रहे हैं कुछ अच्छे शहरों में लोग मान भी लेते हैं, वो डर है, कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वाला खड़ा है इसलिए मान रहे हैं। अगर आप एक बार कह दो कि कोई चालान नहीं है इंडिया में, आज से चालान जीरो, कोई चालान नहीं होगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, पागल हो जाएंगे। उसी दिन दुनिया छोड़ देगी ट्रैफिक लॉ को मानना। लेकिन लॉ अगर आप नेचर के देखो, आपको मानने ही पड़ेंगे। आप कठपुतली हो उस नेचर की। नेचर की कैसे कठपुतली हो? आप ग्रेविटी के लॉ को छोड़ सकते हो? क्या आप धरती की ग्रेविटी को, लॉ को छोड़ सकते हो कि मैं नहीं मानता यार, सुबह उठा, छोड़ यार, साला आपने माननी नहीं है ग्रेविटी की बात, छोड़ नहीं सकते। आप फ्रिक्शन, धरती पे जो फ्रिक्शन, मैं नहीं मानूंगा यार फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन? अच्छा फ्रिक्शन होता है, मैं नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते इसके कानून को। अगर कोई चीज रुकी है, रुकी रहनी पड़ेगी, जब तक कोई चलाता नहीं मानेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि यहां चेयर पड़ी थी अपने आप हिल गई, आप मानोगे नहीं इस बात को। मैं कहूँ यार भाई ये ना बॉटल यहां पड़ी थी यहां आ गई, पागल हो गए सर, क्या बातें कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो बॉटल भी कानून मान रही है, लॉ मान रही है, जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था पहला लॉ। मैं कहूँ नहीं नहीं वो ना यार, मैं यहाँ पे बैठा था और ये ना पेन यहाँ रखा, अपने आप हवा में उड़ने लग गया। नहीं, ये मान रहा है, उस लॉ को मान रहा है, नेचर के लॉ को मान रहा है, ग्रेविटी को मान रहा है। पानी, हवा, ये सब अपने अपने कानून के अंदर बैठे हुए हैं, इस कानून को छोड़ नहीं सकते। डेंसिटी पानी की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और अगर पानी सुबह उठो और पानी कहे नहीं यार साला बहुत हो गया, 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम, मैं नहीं आऊंगा, अब से 2000 किलो अगर आया करूंगा, हो सकता, माननी पड़ेगी बात। इसलिए हम कठपुतली इसलिए है कि हम इतनी बातें मान रहे हैं, इतनी बातें मान रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे यार सच में यार मैं मान रहा हूं। आप मान लीजिए मैं ऐसे सिर हिलाता हूं ना, तो इस टाइम जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये भी बात आप एक लॉ के अंदर हो, इसलिए मानी जा रही है ये बात। चलिए आगे चलते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा अजीब सा है, माफ कर देना मुझे जो बोर हुए मेरे से, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा अजीब सा है। देखिए, these laws are applied to the solution of engineering problems to have attention directed primarily to the external effect of the system of forces acting on a rigid body। कहता है कि भाई साहब ये जो हम लॉ पढ़ेंगे वो इसलिए पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी जो है उसके ऊपर जो लॉ लगाएं और उन लॉज को समझ के और कोई चीज बना सके और वो इंसान के लिए सेफ हो। अब यहां पर बात आती है, एक वर्ड आ जाता है रिजिड बॉडी। मैं क्या कहता हूं, ये है एक रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। देखिए ये रिजिड बॉडी क्या है? वो बॉडी अगर जिसके ऊपर फोर्स लगाएं और वो अपनी शेप और साइज चेंज ना करे। अगर मैं किसी की चीज के ऊपर फोर्स लगाता हूं, ऐसे मान लीजिए मैंने इस तरफ फोर्स लगाया इसके और इस तरफ फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया,
इस तरह से, और ये अपनी शेप और साइज चेंज ना करे। देखिए कोई भी ऐसी वस्तु दुनिया में है ही नहीं, इतनी औकात किसी की नहीं है कि फोर्स लगाने पे वो चेंज ना हो, होगी ही होगी, होगी ही होगी। ये भूल जाओ कि ऐसा कोई चीज दुनिया में है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका घर है, आप छज्जा बना लेते हो ऐसे, घर के बाहर ऐसे कैंटिलीवर बना लेते हो। आप कैंटिलीवर जब बनाओगे, इसके ऊपर खड़े होगे, तो हम यही चाहते हैं कि इसकी शेप चेंज ना हो, हम ये चाहते हैं कि इसकी शेप चेंज ना हो। लेकिन आ गई बारात गली में, पता नहीं लोगों को क्या होता है भाई, लोगों को नाचते हुए देखना है, बैठ जाए यार, थोड़ा सा बैठ, भागते हैं बाहर की ओर, देखेंगे हम, यहाँ कैंटिलीवर पे आके बहुत लोग खड़े हो गए, तो रिजिड बॉडी कहां रह गई, कड़क। ये बॉडी जो है कैंटिलीवर इस तरह से झुक जाएगा, इस तरह से झुक जाएगा और टूट जाएगा, ये झुक जाएगा इस तरह से, और हमारा ये कैंटिलीवर टूट जाएगा। आप समझ रहे हो? तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जो अगर फोर्स लगाएं चेंज ना करे, लेकिन हल्का फुल्का अगर चेंज होता है कि 0.1% चेंज हुआ है, तो हम उसको निग्लिजिबल मानते हैं। होता जरूर है हार्ड बॉडी में, ऐसी माई का लाल किसी चीज में ऐसा दम नहीं है कि फोर्स लगाने पे वो चेंज ना हो, वो अपने आप को चेंज करेगा 0.1%, लेकिन हम उसको निग्लिजिबल मानेंगे, इसलिए हम रिजिड बॉडी मान लेते हैं। मान लो रिजिड बॉडी है कोई नहीं, तो रिजिड बॉडी वो जो अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, मैं पहले समझा रहा हूं कि वो हम मान के चलेंगे। अब हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे, इसके आगे चलेंगे, आगे धीरे धीरे हम चीजों को और बढ़ेंगे। ठीक है, इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो तरह से हम डिफाइन करेंगे, और इस तरह से दो तरह से क्लासिफाई किस तरह से, ये हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड बॉडी दुनिया में जितनी है उसके ऊपर मैकेनिक्स देखेंगे, उसके ऊपर फोर्सेस लगाकर देखेंगे कि ये फोर्सेस का असर क्या होता है इन पे। और दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, कि फ्लूइड्स के ऊपर कितना फोर्स कैसा लग रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, पानी पी लूं, 1 मिनट है। ओके, ग्रेट। तो मेरे भाई साहब, दुनिया में है क्या? दुनिया में है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब मैं सॉलिड के ऊपर फोर्सेस लगाऊं तो सॉलिड वाला आ गया, लिक्विड और गैस के ऊपर अगर दोनों को एक साथ देता हूं तो वो फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड्स के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड कहलाएगा, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं। इसलिए हम उसको अलग से पढ़ते हैं कि पानी के ऊपर, हवा के ऊपर कैसी कैसी लॉ चल रहे हैं, हवा क्या क्या बात मान रही है उस नेचर की, उस नेचर की क्या क्या बात मान रही है कि अगर मेरे पास एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम रखूंगी, अगर एरिया कम हो गया तो स्पीड बढ़ा लूंगी, अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर हमारा क्या होगा, ज्यादा, अगर एरिया कम होगा तो वहां पे एयर का या पानी का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये हम बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ते हैं, और वो बात मानी जा रही है जब से ये अर्थ बनी है, और ये मानती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं होती, और मानती रहेगी उसी तरह से। नहीं तो जहाज अभी गिर जाएंगे, जो हवा में उड़ रहे हैं ठा ठा नीचे गिरेंगे। वो मान रही है एयर इस बातों को। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो हमारे पास सॉलिड में क्या क्या हम फोर्सेस लगाएंगे उसका, इसके अंदर दो आ जाएंगी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल मतलब जिसको आप डिफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसलिए पढ़ते हैं स्ट्रेन, क्योंकि डिफॉर्म हो रही है चीज। हम स्ट्रेन के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं कि हम मान के चलते हैं कि वो खींची जा रही है और डिफॉर्म हो रही है। और दूसरा है हमारे पे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, अप्लाइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह लें या अप्लाइड मैकेनिक्स कह लें, तो हमारे पास ये जो है हम इसमें पढ़ेंगे जो वो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। हम ये इसमें नहीं देखते कि खींची गई बॉडी, हम खींचनी तो बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बॉडी को आप फोर्स लगा रहे हो, बस बैलेंस कर दो। बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है।
बॉडी बेचारी, देखो मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास ये है, ये बॉक्स है इस तरह से, ये बॉक्स है, आप इसको फोर्स लगा के खींच रहे हो इस तरह से, आपको बस इस बॉक्स को बैलेंस करना है ताकि ये इधर भी ना जाए इधर भी ना जाए और ये बैलेंस हो जाए जस्ट। और बॉडी खुद, उस बॉडी पे क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है नहीं हो रहा, हमें कोई मतलब नहीं। हमें इसको कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। when we हम कह रहे हैं कि उसको हम बैलेंस करते हैं, वी बैलेंस forces and moments and don't care about body, तो हम उसको क्या कहेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स। और यहां पे क्या है, वी अप्लाई फोर्सेस and also care about body, ठीक है, अबाउट बॉडी, इंटरनल या अबाउट बॉडी, बस जस्ट बॉडी के बारे में हम देखेंगे, बॉडी में स्ट्रेस कितनी आ रही है, स्ट्रेन कितनी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। सॉम अगर हम बात ही ना करें यार, भाई यार मुझे क्या क्या फोर्स लग रहा है, क्या तुझे हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ बैलेंस करना है बस, उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहेंगे। और जो हम फ्लूइड की बातें करेंगे तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएगा। अब इसकी अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर और ज्यादा देखी जाए तो इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि सॉलिड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की थी और दूसरा सॉलिड मैकेनिक्स की बात की थी, तो दो क्लासिफिकेशन हमने ये देखी थी। अब सॉलिड मैकेनिक्स में हमने दो देखी थी, सॉलिड बॉडी मतलब हमारे पास रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी। अब सॉलिड बॉडी जो है वो आगे भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टैटिक, डायनेमिक, ये मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके अंदर फ्लेक्सिबल में भी हमारे पास अलग अलग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इलास्टिक बॉडी के बारे में, मैकेनिक्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में, ये हम फ्लेक्सिबल बॉडीज में देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में आइडल फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, कंप्रेस्ड फ्लूइड, ये सारी अलग अलग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी क्लासिफिकेशन है लेकिन हमें इतनी जरूरत इसकी नहीं है जितनी जरूरत हमारे पास यहाँ पर फोर्सेस की अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे hence the study of mechanics is of vital importance for all those engaged in the engineering profession। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बातों को और ज्यादा पढ़ेंगे, चलिए आगे यहाँ पे। हाँ, अब अप्लाइड मैकेनिक्स जो है उसको हम दो चीजों में बांटेंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो हमने पहले क्या पढ़ा, यहां पर अगर वापस आते हैं तो यहां पर हमने मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यहां तक आ गए। इसके बाद इसको दो भागों में बांटेंगे, मतलब हमें ये पढ़ना ही नहीं ना, हमें तो इस बार ये तो पढ़ना नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स सोम हमें पढ़ना नहीं, हमें तो अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना है। तो अभी अप्लाइड मैकेनिक्स के दो हिस्सों में हम बांटेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो दो हिस्सों में बटेगी, क्या, एक तो रुकी हुई चीजें और एक चलती हुई चीजें। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, ऐसे नहीं, रुकी हुई, ठीक है, रुकी हुई चीजें, ठीक है, और ये चलती फिरती चीजें, चलती फिरती हुई। तो दो ब्रांचें हम लगाएंगे इसमें कि अगर कोई चीज रुकी रखी है तो, अगर कोई चीज चल रही है तो, इसको स्टैटिक और डायनेमिक हम कहेंगे। तो स्टैटिक क्या है, अब हमें स्टैटिक हम किसको मानते हैं, हम जब वो यार ये बीच में कभी धार्मिक चीजें आ जाती हैं, कुछ लोग हमें जैसे मानते हैं हम धार्मिक बातों में कि हम कहते हैं कि ये मोह माया है, ये माया है, ये जो आप देख रहे हो संसार ये एक माया है। माया जब तब लगने लगती है जब हम सच में जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं निकलता और कुछ और होता है। जैसे कि अभी मैं कह रहा हूं कि जब हमें ये पता लगता है कि हम सीधे नहीं खड़े, हम छिपकली की तरह ऐसे हैं, तब हमें एहसास होता है।
तब हमें एहसास होता है अच्छा ये तो माया ही होगी जो हमें एहसास होने ही नहीं दे रही। एहसास देखो कैसा कैसा कि हमें ऐसा एहसास दे रहा जाता है कि सन चल रहा है, हम रुके हुए हैं। एहसास देखो कितना जबरदस्त है। जो आप हो, आपको ही नहीं फील होने दे रहा कोई चीज कि आप ऐसा हो रहा है आपके साथ। माया ही हुई या सब कुछ। अगर आप धरती पे बैठे हो और आपको लग रहा है कि सूरज यहां चला गया, हा, तो आप अभी छोटे से बच्चे हो। आप एक बहुत ही प्यारे से फूल के जैसे छोटे से बच्चे हो। जब तक आपको सूरज चलता हुआ दिखेगा, जब तक चंद्रमा चलता हुआ दिखेगा, जब तक आपको अपनी धरती के साथ घूमते हुए नहीं फील होता, तब तक आप बड़े ही नहीं हुए। छोटे से बच्चे ऐसे ही मर जाओगे। और बड़े बूढ़े होते हैं, सूरज कहाँ उगा या नहीं उगा आज, अरे लल्लू उगता है कभी सूरज? कितने झूठ बोलेंगे कि पूरब से उगता है सूरज, पश्चिम की ओर डूबता है। भाई जाता ही नहीं कहीं, हम जा रहे हैं। हम पूरे दिन में शू सूरज आ गया, शू ये सूर्य की तरफ चले गए, ये चंद्रमा की तरफ चले गए, ये सो गए, ये उठ गए, ये सूर्य को देखने चले गए। इस तरह से घूम रहे हैं। तो ये हमें नहीं समझ रहा। और हमें स्टैटिक बॉडी ये लगता है कि चीज रुकी हुई है। भाई रुकी हुई है, इसमें क्या है? इसमें कौन सी कोई फोर्सेस लग रही है? अगर कोई चीज रुकी हुई है, हमें ये लगता है कि भाई रुकी हुई है और क्या है, और कुछ नहीं है। नहीं, रुकी नहीं हुई है, बस फोर्स की बैलेंसिंग हो रखी है। फोर्स की बैलेंसिंग हो रखी है। और ये फोर्स की बैलेंसिंग अगर हो रखी है, इसी को हम स्टैटिक बॉडी बोल देते हैं। जब फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, और रुकी हुई चीज है और वो चल नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि फोर्स की बैलेंसिंग है। हल्का सा फोर्स अनबैलेंस हो जाए, कब? जब जब क्या होता है, भूचाल आता है। यार भूचाल आते हैं तो सारी चीजें अपने आप हिलती हैं। तब तो हम कोई नहीं कहता, कोई बंदा दुनिया में नहीं कहता कि यार ये देखो अपने आप चीजें चलने लगी, किसी ने फोर्स लगाया। ये चेयर कैसे हिल रही है अपने आप, ये बेड कैसे हिल रहा है, ये बिल्डिंग कैसे हिल रही है, कोई कौन हिला रहा है इसको? फोर्स की अनबैलेंसिंग है। फोर्स बैलेंस्ड था तो ये आपकी जो 100 मंजिली इमारत खड़ी थी, अकड़ के खड़ी थी। तेरा भाई है, तेरे भाई जैसी बिल्डिंग नहीं कोई बना सकता, तेरे भाई का घर जैसा कोई घर नहीं बना सकता। देख भाई ने कितनी सीधी दीवार बनाई है, तूने बना तो दी, ये बैलेंस्ड है इसलिए खड़ी है। 2 सेकंड का भूचाल जबरदस्त आ गया, अनबैलेंस कर दिया, अभी सब कुछ गिर जाएगा। तो स्टैटिक को कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, बस बैलेंस्ड है फोर्सेस, इसलिए वो रुकी हुई चीज है। ठीक है, चलिए स्टैटिक क्या है? स्टैटिक क्या है देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ applied mechanics which deals with the forces and their effect while acting upon a body at rest or in equilibrium। अगर कोई चीज रुकी हुई है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर इफेक्ट देखा जाएगा कि क्या क्या फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं। इसको हम स्टैटिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। अगर कोई टेबल के ऊपर टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है तो उसके ऊपर स्टडी करना। ठीक है, फोर्सेस इन वेरियस मेंबर ऑफ ट्रस, टेंशन इन द रोप्स ऑफ पुली, सबके ऊपर। तो ये जब ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना, तभी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमें आम एग्जाम्पल कभी नहीं दिया जाता। ऐसे ट्रसेस एंड टेंशन इन द रोप्स ऑफ द पुलीज, भाई मैंने कभी पुली देखी भी नहीं, मैंने कभी ट्रसेस पढ़ा भी नहीं, कहां से एग्जाम्पल दे रहे हो? अगर मैं कहूं कि सर आप चेयर पे बैठे हो, इसके ऊपर स्टडी करो, चलो जो आप कर रहे हो उसके ऊपर स्टडी करो, ऐसी एग्जाम्पल है। अगर आपका चूल्हा, गैस चूल्हा सिलेंडर अगर रुका हुआ वहां के कहीं पे पड़ा है, इसकी स्टडी करो, चलो कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, तब मजा आए। लेकिन ये एग्जाम्पल ही बुक्स ऐसी ऐसी देती हैं कि भाई बहुत खतरनाक। तो डायनेमिक क्या है? डायनेमिक क्या, चलती हुई चीजों के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। डायनेमिक इट इज अ ब्रांच ऑफ applied mechanics which deals with the forces and their effect while acting upon a bodies in motion। अगर कोई चीज चल रही है उसके ऊपर फोर्सेस हमें देखना है तो उसको हम डायनेमिक्स बोलेंगे, उसको हम डायनेमिक्स बोलेंगे।
ओके, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास भाई साहब चलती फिरती चीजों के ऊपर फोर्सेस। अब हम कहें चलती फिरती में फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस हैं। एक कार जब चलती है उसके ऊपर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर बैलेंसिंग ना की जाए अभी टूट जाएगी सारा कुछ, अभी चुटकियों में बिखरेगा सब कुछ। आप मान लीजिए कोई भी चीज चल रही है और जैसे मैं मान लो इस तरह से कहता हूं, आपको लगता हो कि क्या फोर्स लग रहा है, मुझे कौन सा पता है। ये इस तरह से कार चल रही है, मान लीजिए हम जो भी चीज बनाते हैं ना उसको बैलेंसिंग करके फिर ही है, ऐसे सड़क पे उतरने नहीं देते उसको, ऐसे मजाक नहीं है। ये चल रहा है, ये विंड आगे, आपने विंडशील्ड देखा है, मान लीजिए वो विंडशील्ड कहूं जैसे शीशा का जो आगे का शीशा होता है, ठीक है, विंडशील्ड बोल देते हैं उसे। ये सामने वाला जो शीशा है इस तरह से, ये शीशा क्या है, यहां से साइडों से इधर से पकड़ के रखा हुआ है, अच्छी तरह से ज्वाइंट करके रखा है, यहां से इधर से इधर से। अगर ना वेल्डिंग या जो भी जिससे जोड़ा है अगर ना हो, आगे से हवा आएगी और इस शीशे को ठा मारेगी आपके मुंह पे, आपके मुंह पे आगे जोर से लगेगा। चलती हुई चीजों के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही हैं, आप चाहे फ्रिक्शन की बात करो, आप चल रहे हो, आपकी जो फोर्सेस है उसके ऊपर विस्कस फोर्सेस लग रही हैं, कोई और फोर्सेस लग रही हैं, वो सारी फोर्सेस की जब बातें करेंगे चलती हुई चीजों को, तो उसको हम डायनेमिक्स बोलेंगे। उसको हम अब डायनेमिक्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। डायनेमिक्स एक है काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक, एक है काइनेमेटिक और एक है काइनेटिक। अब मैं इसको ना थोड़ा बना के दिखाता हूं, ऐसे नहीं मजा आ रहा, थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। तो हम क्या कहेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हमारा दो हिस्सों में बटेगा, ठीक है, दो हिस्सों में बटेगा। तो हम इस तरह से बना लेंगे इसको। तो हमारे पास क्या आ गया था, एक था स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो हमारे पास स्टैटिक जो डायनेमिक है वो दो हिस्सों में बटेगा, आगे दो हिस्सों में बटेगा। एक है हमारे पास काइनेमेटिक और दूसरा है काइनेटिक। अब ये काइनेमेटिक और काइनेटिक क्या है, वो कहता है चलती हुई फिरती हुई चीजों के ऊपर मैं आपका रिसर्च करना चाहता हूं, लेकिन इसको भी दो हिस्सों में बांटेंगे। क्या कि एक तो भाई साहब कहेंगे कि काइनेमेटिक, जब हम चलती फिरती चीजों के ऊपर स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्स कौन सी लग रही है हमें को मतलब नहीं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन किसी चीज चलती हुई चीज की, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स कौन सी लग रही है, किसने चलाई है, कैसे चलाई है, कोई मतलब नहीं, बस फोर्स लग रही है, बस मतलब चल रहा है। हमने तो ये देखना है किस तरह से जा रही है चीज, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सीधी जा रही है, गोल घूम रही है, किस शेप में घूम रही है, हमें सिर्फ उनकी मोशन को देखना है, फोर्स को नहीं देखना। जब हम इसमें देखते हैं तो स्टडी ऑफ मोशन है, जब हम फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग फोर्स की फोर्स कौन सी लग रही है, कंसीडरिंग फोर्स, तो फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास वो काइनेटिक कहलाता है। ये हमें नहीं पता लगता। और मैं फिर अगेन कहता हूं, हमें क्या पता है दुनिया धरती के बारे में, हमें 0.0001%, जितनी जीरो आप लगा सकते हो उसके पीछे एक लगा देना, बस इतना सा पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। क्या कुछ चल रहा है, कितनी पढ़ाइयां होगी, उसमें से एक बुक हमें समझ नहीं आती, एक पेज नहीं समझ आता हमें, और हमें अकड़ आ जाती है कि बहुत कुछ आता तेरे भाई को। चलिए देखो, अब जो है हमारे पास काइनेमेटिक जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द बॉडी इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस व्हिच कॉजेस द मोशन। कहता है कि हम लेंगे
मोशन को देखेंगे लेकिन उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है हमें कोई मतलब नहीं। एग्जांपल, फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर। तो कहता है कि अगर कोई चीज गिर रही है उसको हम सिर्फ देखेंगे कि गिर रही है, लेकिन हम नहीं देखेंगे कि फोर्स कितनी लग रही, कैसे लग रही, हमें कोई मतलब नहीं है। और काइनेटिक क्या है? काइनेटिक क्या है? वो जिसमें हम फोर्सेस भी कंसीडर करेंगे। विद द बॉडीज इन मोशन कंसीडरिंग द फोर्स व्हिच कॉजेस दैट मोशन। तो आपने देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ऑफ मूविंग बॉडी, कोई चीज स्पीड पकड़ रही है, कोई चीज धीरे हो रही है, ब्रेक लग रही है, कितनी ब्रेक लगानी पड़ेगी। अगर हम देखें कि कार अगर 60 की स्पीड पे है और उसको 0 की स्पीड पे लाना है तो कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई चीज रुकी हुई है 0 पे, उसको 100 की स्पीड पे लेके जाना है तो कितनी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी जो है वो काइनेटिक्स हो जाएगा, ये सब काइनेटिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, इसको आप डाउनलोड वो कर लेना, प्रिंट वगैरह ले लेना। ठीक है, चलिए अब जो मैकेनिक्स है वो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे स्ट्रेसेस ऑफ ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में देखेंगे, बिल्डिंग के डिजाइन में देखेंगे, ये सब हम देखेंगे। बायोंड फोर्स ऑफ एयर एंड वाटर, हवा में या पानी में अगर कोई चीज चल रही है उसके ऊपर बायोंसी के फोर्सेस लग रहे हैं। फ्लाइट उड़ रही है उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। मोशन ऑफ व्हीकल है, मोशन ऑफ शिप और बोट है, कैसे वो चल रही है उसके ऊपर देखेंगे। ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, चलिए आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो इससे ज़्यादा जोर मैं भी नहीं लगा सकता, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। कल हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और धीरे धीरे अप्लाई मैकेनिक्स के अंदर घुसेंगे और समझेंगे, ना कि पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।